धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेशम अन्वितम। पूर्वजों की वो गाथा जो हमें पावन कर्म की ओर उत्प्रेरित करे, उसे ही इतिहास कहते हैं। भारत के मध्य से पश्चिम तक फैले राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी अंचल बनास और चंबल नदियों की गोद में पहाड़ियों के बीच जंगलों से घिरा रणस्तंभपुरा रणथंभौर। जयपुर से 150 किलोमीटर और सवाई माधोपुर से 14 किलोमीटर दूर चौहानों के उत्थान और पतन का मूक साक्षी रणथंभौर का दुर्ग। समुद्री धरातल से 578 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये एक ऐसा दुर्ग है जिसे चारों ओर से घिरती पहाड़ियां दुर्ग की बाहरी दीवार का काम करती थीं। इस क्षेत्र का प्राचीन नाम था सपाद लक्ष के इस पर्वतीय वन क्षेत्र में एक सरोवर था। पौराणिक काल में पद्मराव ऋषि ने एक वृहद यज्ञ का अनुष्ठान किया था। भक्त आए थे, कुछ लौटे, कुछ यहीं बस गए और इस क्षेत्र का नाम पड़ गया पद्मगढ़। कहते हैं माहेश्वर के राजा रंतिदेव ने एक गढ़ का निर्माण करवाया था। भैरूसेन परमार और राव जाट ने इस गढ़ को ऊंची ऊंची दीवारों से घिरवाया था। 10वीं शताब्दी सांभर प्रदेश के गुर्जरों के सामंत बिंध्यराज या सिंधराज चौहान और फिर विग्रहराज ने एक नई सत्ता की नींव अजय मेरु में डाली और रणथंभौर को बनाया एक सुरक्षित सैनिक छावनी। मगर इस क्षेत्र को राजनीतिक प्रसिद्धि तब मिली जब वीर पुरुष पृथ्वीराज चौहान ने तकीनाबाद के सूबेदार मोहम्मद गोरी को तराइन के मैदान में जख्मी बना पराजित हो लौटने पर विवश कर दिया। पश्चिम की आक्रांता का सामना तो सफलतापूर्वक किया, मगर जब कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयुक्ता का अपहरण कर विवाह किया तो राजपूत राजाओं का दल इसका शत्रु बन बैठा। कुंजर उपरी सिंह उपरी दो पौवे, पौवे उपरी भृंग, भृंग उपरी शशि शुभ्र, शशि उपरी कीर, कीर उपरी मृग दिठो, मृग उपरी कोदंड, संघ कंदर्प बयठो। कुंवर नहीं कहिए, मैं तो एक उपेक्षिता नारी का पुत्र हूँ। राजमहिषी की उपेक्षा किसने की? आपने। मैंने? पिछले 3 माह में कभी आपने उनकी सुधि ली? 3 माह? हाँ, 3 माह। नगर में चर्चा है कि गजनी से जो इस बार तूर्क आएंगे तो उसका स्वागत महाराज नृत्य और गान से ही करेंगे। कुंवर गोविंदराज।
सन 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने दूसरी बार चढ़ाई की, मगर इस बार राजपूत राजाओं ने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया। युद्ध क्षेत्र में पृथ्वीराज मारा गया। मोहम्मद गोरी ने इसके नाबालिग बेटे गोविंद राज को अधीनस्थ शासक बना अजमेर के सिंहासन पर बैठा दिया। यह बात गोविंद राज के चाचा हरिराज चौहान को सह्य नहीं हुई, मगर हरिराज के विरोध को मोहम्मद गोरी के मंदूब मुंतजिम कुतुबुद्दीन ऐबक ने दबा दिया। मां, आज तुम क्रोधित क्यों हो? सावंत भयभीत हैं, प्रजा त्रस्त है, वंश के लोगों की निष्ठा विभाजित है। सभी राजपूत राजे एक दूसरे के शत्रु हैं मां। तुम्हारा वरद हस्त हमारे सर पर नहीं है मां। मुझे आशीष दो मां। जिस गर्व से सर उठा आज तक चौहान जीवित रहे, उस गर्व से मुझे भी मरने का आशीष दो मां। और छूट गया अजमेर, बचा रह गया चौहानों के हाथ में सिर्फ रणथंभौर का क्षेत्र। सन 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश ने रणथंभौर के दुर्ग पर अधिकार जमा लिया, मगर सन 1225 ईस्वी में गोविंद राज के पोते वीर नारायण ने दुर्ग वापस छीन लिया। इसने अपनी सैन्य शक्ति को फिर से सुदृढ़ बनाया और रणथंभौर के दुर्ग को एक नया रूप दे एक अजेय दुर्ग बना दिया। पहाड़ियों से जुड़े परकोटे के नीचे पहला सुरक्षित प्रवेश द्वार, बड़ा दरवाजा। यहां से दुर्ग का परिसर आरंभ हो जाता है और दिखने लगता है प्रकृति का भयावना मगर मनोहारी दृश्य। दुर्ग में प्रवेश का पहला द्वार, नौलखा दरवाजा। पत्थर की दीवार की रुकावट, उठती मुड़ती चौरस सीढ़ियां, सामने दीवार और फिर ऊंचा उठता विशालकाय दरवाजा, नौलखा दरवाजा। नौलखा दरवाजा से उठता हुआ चौरस रास्ता जाता है दूसरे दरवाजे की ओर। इस रास्ते से हाथी दूसरे दरवाजे तक जा सकते थे, इसीलिए इसका नाम पड़ा हथिया पोल। पहरेदारों के लिए व्यवस्था, सुरक्षा का पूरा प्रबंध। पहले दरवाजे से आने वाला पूरी तरह चौकस दृष्टि को झेलता हुआ ही ऊपर जा सकता था। घूमता हुआ रास्ता ऊपर उठता है और अचानक एक संकरे मोड़ पर मिलता है तीसरा दरवाजा, गणेश पोल। द्वार के पटल खुलते हैं और हम परमारों, जाटों, चौहानों के इतिहास की पथरीली सीढ़ियों से ऊपर कुछ अवशिष्ट चिन्हों की ओर चौथे दरवाजे तक जाते हैं, अंधेरी दरवाजा। दरवाजे के ऊपर पत्थर के 3 फूलिये से बना बंधनवार। दरवाजे के बगल में है ये सुंदर झरोखा निरीक्षण के लिए। दुर्ग में प्रवेश का यह आखिरी दरवाजा है। कभी चारों ओर से बंद था। यहां से 2 रास्ते निकलते थे, एक आम कर्मचारियों के लिए और दूसरा सुरंगनुमा विशिष्ट व्यक्तियों के लिए। दरवाजे के ऊपर बना है एक छोटा सा सुंदर आवासीय भवन, सोपानी महल, सुरक्षा कर्मियों के लिए। और यह है दुर्ग का दूसरा मुख्य द्वार, दिल्ली दरवाजा, दुर्ग के उत्तर में स्थित। यहां से बाहर निकलने के लिए फिर से 3 दरवाजों को पार करना पड़ता था। द्वार के ऊपर प्रहरी समान 5 बुर्ज और भीतर सुरक्षा सैनिकों के लिए आवासीय व्यवस्था। पर्वत को घेरते 16 किलोमीटर लंबे प्राचीर से लगा है चौड़ा परकोटा, जो सैनिकों के लिए आवागमन का मार्ग भी था और सुरक्षित आक्रमण का स्थल भी। घूमते मुड़ते प्राचीर के कलात्मक सौंदर्य और रचना सौष्ठव को देख जहां मन विमुग्ध गर्वित हो उठता है,
वहीं इसके फैलाव और विशालता में भयावने पौरुष रूप को देख रोम रोम सिहर उठता है। आगे मिलता है ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ा द्वार संकुल, सतपोल, 3 जटिल दरवाजे और सुरक्षा सैनिकों की व्यवस्था। वीर नारायण अभी दुर्ग के प्राचीरों और द्वारों का निर्माण करवा ही रहा था कि दिल्ली सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश का निमंत्रण पत्र मिल गया। मत जाओ महाराज, मुझे तो इस निमंत्रण में कुछ चाल लगती है। चाल वो हमसे क्या चलेंगे काका जी? इसी इल्तुतमिश से दुर्ग हमने अपने बूते से ही वापस छीना था। लखनौती से देवल तक का क्षेत्र जब मोहम्मद गौरी के सामने घुटने टेक रहा था तो हम चौहानों ने ही ललकारा था। हमने इस क्षेत्र को उनका इख्त नहीं बनने दिया। मगर वीर नारायण, दिल्ली के सुल्तानों का रवैया बदल रहा है। वो छल प्रपंच को हथियार बना रहे हैं। छल प्रपंच हमसे? वो हमारी ताकत को जानते हैं काका जी। किसी खड़क ने बहाउद्दीन ऐबक का सिरच्छेद किया था, गयासुद्दीन बलबन को जान बचाकर भागने पर विवश किया था। आज एक हारा हुआ बादशाह हमारे सामने दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। उसे ठुकराना ठीक नहीं होगा, राजपूती परंपरा के विरुद्ध होगा। मगर महाराज, ये दोस्ती का हाथ नहीं लगता है। एक बार जाने दीजिए काका जी। सुना है इल्तुतमिश ने दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया है, अपने दरबार में बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया। देखें तो सही। इल्तुतमिश ने धोखे से जहर देकर वीर नारायण को मरवा दिया और रणथंभौर के किले पर अख्तियार कर लिया। वाघभट को मालवा में शरण लेनी पड़ी, मगर 1 साल के बाद ही किलेदार को मारकर उसने पुनः रणथंभौर के दुर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। वाघभट एक साहसी योद्धा था, एक कुशल भवन निर्माता था। दुर्ग में प्रवेश करते ही दाहिनी ओर मिलता है आवासीय परिसर। सोपानी महल के बाद है दूल्हा महल। राजपूत स्थापत्य के स्मारक, एक ही पत्थर से काट बनाए गए युगल स्तंभ, विस्तृत सुंदर बादल महल के अवशेष। यहां की मेहराबों के अलग अलग रूप विभिन्न काल में हुए निर्माण के रहस्य का उद्घाटन करते हैं। सुंदर कक्ष, सामने बरामदा और फिर खुला आंगन। अवशेष का हर खंड सुना देता है उस काल की जीवन पद्धति की कहानी, जब आस्था के बिंबों पर सौंदर्य का छीना आवरण डाला गया था। वाघभट की मृत्यु के बाद उसका पुत्र राव हमीर सिंहासन पर बैठा, बनवाया हमीर महल। इस राजप्रासाद के निर्माण में प्राचीन वास्तुशास्त्र के विधानों का भली भांति पालन किया गया था। सुदृढ़ रचना, पहलदार मोटे स्तंभ, प्रस्तर उत्कीर्णन से सजाए बरामदे और कक्ष, और हर कक्ष से किसी भी आशंका के समय निकल भागने के लिए गुप्त द्वार, संकरे गलियारे। यहां की छतें कहीं पहलदार हैं तो कहीं बेलनाकार या सपाट। पत्थर के स्तंभ पर लटकती हैं पत्थर के कोमल पुष्पों की माला, कमल के फूल, कलश। राजकीय कार्यालय को भी एक धार्मिक पवित्र स्थल बना देने का अनूठा प्रयास। कार्यालय के ऊपर मुख्य कर्मचारियों के लिए आवासीय व्यवस्था। भवन में बने कई आवासीय प्रखंड मुख्य राज कर्मचारियों के लिए। सबों में अलग अलग रसोई घर, गोदाम, शौचालय। ये प्रखंड सबों से पृथक नहीं थे, बल्कि ऊपर और नीचे के माले से सीढ़ियों के द्वारा जुड़े हुए थे। चौथे माले पर बनी बारादरी और वही राजपूती युगल स्तंभ। पूर्णतया प्राचीन शास्त्रीय पद्धति से बनवाया हुआ ये एकमात्र खंडित उदाहरण है जो सिर्फ स्थापत्य विधान का ही बोध नहीं कराता, बल्कि एक विसरी जीवन पद्धति का भी बोध करा देता है। कहते हैं कभी यह भवन 5 माला ऊपर था और उतना ही नीचे भी। पार्श्व में है रानी महल, स्मृति चिन्ह सा बचा है गिरता हुआ सुंदर विशाल द्वार। राव हमीर की एक बेटी थी, सपनों सी कोमल, पद्मिला देवला।
स्वप्न पुरुष नहीं आया, आया दिल्ली से एक संदेशा। क्या लिखा है? लिखा है कनीजी मोहम्मद शाह गुनहगार है। मुनासिब होगा अगर बादशाह को उसका गुनहगार लौटा दिया जाए। अगर उसे नहीं लौटाया गया तो उसके एवज में राव साहब की दुख्तर अजीज पद्मिला देवल का डोला भिजवा दिया जाए। अहद है कि पद्मिला को बेगम का दर्जा दिया जाएगा। संदेश लेके आए हो, इसलिए तुम्हारे रक्त से यहां की धरती को अपवित्र नहीं करूंगा। नहीं तो इस फरमान के उत्तर में तुम्हारा सर काट के तुम्हारे बादशाह को भिजवा देता। बादशाह से कह देना कि चौहानों के घर से ऐसे डोला नहीं उठाया जाता। राव हमीर ने न डोला भिजवाया न शरणागत को लौटाया। भीषण युद्ध हुआ। रणमल और रतिपाल ने गद्दारी की, दुर्ग का पिछला द्वार खोल दिया। हमीर के वीर सैनिकों ने शाका का निर्णय लिया। मीर कामरू, वर्क, बिजली खान, सभी अफगान साथी मारे गए। राव साहब का हुक्म है कि हम तुम सबों के साथ यहां से चले जाएं। उन्होंने हमारे जाने का इंतजाम भी कर दिया है। ऐसे मौके पर हम सब चले जाएं? हमारा तो कुछ नहीं, मगर हमारे बाद तुम लोगों का क्या होगा? हम लोगों का इस किले से अलग हम लोगों का वजूद ही क्या है? राव साहब को ऐसे मौके पर अकेले छोड़कर कहीं और चले जाने का ख्याल भी कैसे आया आपके मन में? राव साहब अपने कौल पर अपना सब कुछ लुटा देने को तैयार है। ऐसे में हमारा क्या फर्ज है? राव हमीर ने अपने इष्ट देवता शिव की अंतिम पूजा अपने ही सर का नैवेद्य चढ़ाकर की और स्मशान बने रणथंभोर के दुर्ग में अलाउद्दीन खिलजी विजेता के रूप में प्रविष्ट हुआ। कनीजी मोहम्मद शाह तो अभी तक जिंदा है। राव की आन पर यह तबाही और गारतगरी बरपा हुई है, देख ले। सोचता हूं तुझे इस कब्रिस्तान में यूं ही छोड़ दे ताकि इन दीवारों से सर टकरा टकरा कर तो खुद ही मर जाए। नहीं पाशाह, ना मैं इन दीवारों से सर टकराऊंगा ना मरूंगा। तदबीर करूंगा कि तुम्हारा सर कलम करके अपनी इस तबाही और बर्बादी की कीमत चुका सकूं और फिर राव हमीर के वली अहद को तख्त नशी कर दूं। तुझे इसका मौका नहीं दिया जाएगा। इसे इसकी दगाबाजी और मंसूबा साजी के साथ हाथी के पांव के नीचे कुचल दिया जाए। सन 1454 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने यहां अपना आधिपत्य स्थापित किया और खानवा की लड़ाई में घायल हो गए महाराणा सांगा को 1528 ईस्वी में यहीं लाया गया था। घाव तो एक ही है रानी, और वो है कलेजे के अंदर। उसका उपचार क्या करोगी हाड़ी रानी? उसका तो एक ही उपचार है, एक और लड़ाई। एक में बाबर हरा, एक में सांगा। हरि सिंह के सैनिकों ने दगा नहीं किया होता तो युद्ध का परिणाम हमारे विरुद्ध नहीं होता। अच्छा हो हम चित्तौड़ चले चले, वहां वैदराज जी के हाथ में जादू है। अब चित्तौड़ में मैं तब पैर रखूंगा जब सिसोदिए का ध्वज बाबर के सर पर लहराएगा। तो हम चित्तौड़ चले, वहां सेना को दोबारा से जुटाना आसान हो जाएगा। नहीं रानी नहीं, अब बाबर चंदेरी की ओर बढ़ रहा है और चंदेरी को बचाने के लिए हमें जाना ही होगा। महाराणा सांगा चंदेरी की ओर गया, मगर उसके कुछ कायर सामंतों ने रास्ते में ही विष देकर उसकी हत्या कर दी। सन 1559 ईस्वी में मुगलों के एक अफगान सूबेदार ने बूंदी के राव सुरजन हाड़ा को इस क्षेत्र का अधिकार सौंप दिया। मुगलिया सल्तनत ने सन 1579 ईस्वी में दुर्ग पर फिर से अधिकार जमाना चाहा। जब 3 महीने की घेराबंदी के बाद भी मुगलिया सैनिक कामयाब नहीं हो सके तो वेशभूषा के अनुसार
सबसे पहले हमें राजा भारमल का स्वागत करना चाहिए, परंतु छद्म भेष धारण करने से ही दिल्ली का बादशाह एक साधारण आदमीपन सुरजनहाड़ा को प्रवंचित नहीं कर सकता। इरादा फरेब का नहीं था दोस्त, हम तो सिर्फ ये देखना चाहते थे कि एक ऐसा किला है जिसे मुगल लश्कर महीनों के मुहासरे के बाद भी अभी तक सर नहीं कर सका। माफ कीजिएगा राव साहब, महाबली ने इसरार किया और हम आपको आगाह न कर सके। इत्मीनान रखिए, हमारा इरादा सिर्फ दोस्ती का है। दोस्ती हुई और रणथंभोर के दुर्ग के मान को सौंपकर दोस्ती की कीमत चुकाई गई। सुरजनहाड़ा को मिली राव राजा की उपाधि। हाड़ा वंश की केवल अपकीर्ति ही नहीं हुई, राजपुताने का पूर्वी प्रवेश द्वार हर आक्रांता के लिए खोल दिया गया। शाकंभरी चौहानों के गौरव की कहानी की गूंज भी लुप्त हो गई। बची रह गईं कुछ कहानियां, कुछ गाथाएं, कुछ लोकगीत, कुछ काव्य, और ठहरे क्षण की तरह खड़ी रह गईं सूखे सरोवरों की टूटी सीढ़ियां, भग्न प्रासाद और दुर्ग के टूटे प्राचीर।